नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत पे जो एमसीक्यू आधारित वीडियो है हमारी 10 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, व्याख्या के साथ हम बताते हैं। तो आज हम देखेंगे संविधान की विशेषता, कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो पहला आपका आ रहा है प्रश्न, मूल संविधान में भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मूल संविधान का मतलब ये हुआ 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना था, उस संविधान के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो उस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 320 अनुच्छेद, 12 भाग 6 अनुसूचियां थी, गलत है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियां थी, सही है। और बाकी दोनों ऑप्शन नीचे वाले गलत हैं। तो आपका यहाँ पे उत्तर मिल गया पहले में ही, ऑप्शन बी सही है आपका। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संसद के दोनों और हाँ, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, इस समय आप देखा जाए तो 400 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, और भाग 22 ही हैं। ठीक है, और अनुसूचियां अब 12 हो चुकी हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक आयोजित कराई जाती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संयुक्त बैठक आयोजित का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे देखना है, कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। अब इसी के संदर्भ में हम जितने भी देशों से कुछ खास तथ्य लिए गए हैं, सारे के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जैसे इस प्रश्न का अगर हम केवल इसी का उत्तर अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हमारा विकल्प पहला है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही होता है। ऑप्शन बी सही है, अर्थात संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक क्या होती है, जैसे जब दोनों सदनों के बीच किसी विषय को लेके, किसी बिल को लेके, किसी कानून को लेके मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह स्थिति हल होने वाली नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कराया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। और उसमें लोकसभा के नियमानुसार वो कार्रवाई उसकी होती है और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, संयुक्त बैठक जो आयोजित की जाती है। और यह हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है हमारे संविधान में। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिए गए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया, जो राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया होती है, वह भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक के अलावा समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। बात करते हैं कनाडा की, तो एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप यहाँ से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, यह प्रावधान भी वहीं से लिया गया है। और शक्ति का विभाजन संघ और राज्यों के बीच में। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारी चीज़ें हमारी कनाडा से ली गई हैं। अब आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन का देख लेते हैं क्या है। वहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई है। उसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, विधि का शासन लिया गया है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो वहाँ से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया को लिया गया है। उसके अलावा मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यूएसए से अगर हम बात करें तो क्या क्या लिया गया है। मूल अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ से लिए गए हैं। और जो है न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो वहाँ से लिया गया है, वहीं से। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता जो लिया गया है वो वहाँ से लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति, जो हमारे इलेक्टेड जो है प्रेसिडेंट हैं वो, उसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया, उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी वहीं से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से।
और उपराष्ट्रपति का पद, जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है, वो भी वहीं से लिया गया है। तो यह प्रश्न यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। जैसे आयरलैंड का आप सभी जानते होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं वे भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। वे किस किस क्षेत्र से होते हैं? जैसे लिटरेचर से होते हैं, आपके साहित्य से, कला से होते हैं, आपके आर्ट से, उसके अलावा साइंस से फील्ड से होते हैं, जो विज्ञान में कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल किए हैं। उसके अलावा सोशल सर्विस में अगर कोई बहुत अच्छा काम किए होते हैं तो उनको भी चुना जाता है। इसके अलावा वहाँ से क्या है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित जो प्रक्रिया होती है, वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। उसके अलावा जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन वगैरह से प्रक्रिया भी ली गई है। जापान से जो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। इसके अलावा एक और देश है यूएसएसआर, जो उस समय यूएसएसआर था, आज जो आपका रूस है। तो रूस से जो है क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है हमारे प्रस्तावना में, वह भी कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है, यूएसएसआर से ली गई है। देखिए, प्रश्नों को घुमाने का बड़ा अच्छा है तरीका है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2019 या 18-19 के पीसीएस में ऐसे प्रश्न आए थे कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे, तो वहाँ यूके भी था, ब्रिटेन भी था। तो इस तरह के जो है शब्द घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो बहुत सावधानीपूर्वक, जब प्रश्न सरल लगे तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। उसमें ज़्यादातर एग्जामिनर के गुगली मारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष बहुमत? जैसे देखिए, बहुमत 2 तरह का होता है, हमारे संविधान में बताया गया है। एक तो होता है कि जो साधारण बहुमत होता है, ठीक है। तो जो साधारण बहुमत होता है उसमें उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती और वह सामान्य कार्यों के लिए होता है, साधारण बहुमत। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद एक होता है विशेष बहुमत। तो जो विशेष बहुमत होता है, यह आपके अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 की बात अगर हम करें, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। ये बहुमत विशेष जो होता है 2 प्रकार का होता है 368 के अंतर्गत। पहला होता है वैसा विशेष बहुमत जिसमें कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए किसी बिल को पास कराने के लिए। फिर से बोल रहा हूं, पहला विशेष बहुमत कैसा होगा? कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। दूसरे प्रकार का होगा इसी में, वो क्या होता है? विशेष बहुमत तो चाहिए ही, जो अभी बताए, कुल सदस्यों के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, इसके अलावे आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन भी चाहिए होता है। तो ये विशेष बहुमत 368 में इसका उल्लेख हुआ है, जो हमारे जो है दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में इसको लाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 268 की, कि 268 में किस चीज़ का प्रावधान, चूंकि देखिए डाल दिए हैं इसमें, अगर तो इसको भी चर्चा करते ही चलेंगे अगर ऑप्शन में है ये चीज़। तो 268 की अगर हम बात करें तो संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क अनुच्छेद 268 के अंतर्गत आता है। तो आपके संघ और राज्यों के बीच जो राजस्व के बंटवारे की बात होती है, वो अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक, अनुच्छेद 268 से 281 तक किसकी बात होती है? आपके संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण से संबंधित कार्य होता है। आपको यहाँ एक चीज, चलिए इसी में आ ही जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं। अगला है अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 280।
अनुच्छेद 280 में किस बात का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा ही गया है। आपका वो कहते हैं उसे वित्त आयोग के गठन से संबंधित यहाँ पे चर्चा की जाती है। तो इसमें 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह क्या करता है? राज्य और केंद्र के बीच राजस्व के बंटवारे से संबंधित समस्याओं पे या उससे संबंधित तथ्यों को राष्ट्रपति को बताता है, केंद्र को बताता है। तो अनुच्छेद 280 की बात हो गई है। अब आपको कमेंट करके बताने का प्रयास करिए कि वित्त आयोग का गठन कितने समय के बाद किया जाता है और अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि बता ही दे रहा हूँ, आप लोग अगर कमेंट कर देंगे ठीक है, उससे पहले मैं बता ही दे रहा हूँ। इस समय 15वें वित्त आयोग का गठन अंतिम रूप से किया गया था और एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष है। एन.के. सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे, वैसे सामान्यतः 5 वर्ष पे किया जाता है। 5 वर्ष तक इनकी सलाह माना जाता है, फिर कर लिया जाता है। तो यहाँ आप बता सकते हैं 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, ये आप बता सकते हैं। अनुच्छेद 368 हो ही गया। अब आता है एक अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 की बात कहाँ की जाती है? तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जैसे बजट से, वित्त से संबंधित जो भी कार्य था, इससे पहले भी देख चुके, तो जो आपके बजट से संबंधित धन विधेयक होता है, जो आपका धन विधेयक, उससे संबंधित यह अनुच्छेद 110 आता है। तो जो धन विधेयक की चर्चा होती है वो 110 के अंतर्गत आता है। तो 110 धन विधेयक से संबंधित है। संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ किस में है, आपको यहाँ बताना है। आपके ऑप्शन है भाग 2 अनुच्छेद 14 से 18, भाग 3 अनुच्छेद 20 भाग 5 अनुच्छेद 85, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। तो आपका यहाँ सही विकल्प है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 2 और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान की चर्चा की जाती है हमारे संविधान में। लेकिन हम सारे विकल्प जैसा कि देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं भाग 2 में किस चीज की चर्चा की जाती है। तो भाग 2 जो आपका है वो है तो नागरिकता से ही संबंधित, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो अनुच्छेद 14 से 18 दिया गया है ये इसमें नहीं है। 14 से 18 जो आता है वो आपका भाग 3 है और यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो 14 से 18 के बीच मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है। 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता की चर्चा की जाती है। 15 में क्या बताया गया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। मतलब धर्म, कोई व्यक्ति किस धर्म का है, किस वंश का है, किस जाति का है, उसका लिंग क्या है, स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, या कौन से स्थान पर वो पैदा हुआ है, इन सब को आधार बनाकर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आपका अनुच्छेद 15 कहता है। उसका अनुच्छेद 16 आता है। 16 क्या कहता है? 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब अगर कोई सार्वजनिक कार्य में किसी व्यक्ति को लगाया जा रहा है, नौकरी वगैरह आदि दी जा रही है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि अनुच्छेद 15 में वर्णित जो है अयोग्यताओं को, इनको वहां पे लागू नहीं किया जाएगा, उनके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अनुच्छेद 17 क्या कहता है? स्पृश्यता का अंत कहता है। जो है अनटचेबिलिटी का ये यहाँ पे निषेध करता है। मतलब छुआछूत जैसे अपराध जो है कार्यों, कृत्यों को यहाँ अपराध घोषित किया गया है, इनको फॉलो न किया जाए। उसके बाद आपका 18 आता है अंतिम। 18 में क्या है? उपाधियों के अंत की बात की जा रही है। जैसे होता क्या था, पहले आज़ादी के समय क्या होता था कि व्यक्तियों को अलग अलग उपाधियां दी जाती थी, राय साहब हैं, सर हैं, ठाकुर साहब हैं, फलाना साहब हैं। तो अब ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो अब क्या प्रावधान किया गया कि शिक्षा के सिवाय या भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया कोई नागरिक सम्मान के अलावा किसी प्रकार की और उपाधियां नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये प्रावधान है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है? भाग 3 अनुच्छेद 20, ये सही है ऑप्शन। भाग 3 वही बताया, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार हैं। और अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण वगैरह की बात की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति को जबरदस्ती आप उसको खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकते, खुद के खिलाफ आप सबूत उसको नहीं बना सकते, ठीक है, डरा धमका कोई कार्य नहीं कर सकते, और गिरफ्तारी वगैरह संबंधित संरक्षण, ये सारा इसमें चर्चा किया गया है।
उसके अलावा आपका भाग 5 आ रहा है, भाग 5 अनुच्छेद 85। तो भाग 5 में क्या चर्चा की गई है? संघ की चर्चा की जाती है। मतलब संघ का जो उल्लेख है वो आपके संविधान के भाग 5 में आता है, भाग 5 में। और अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के संबंध में जिक्र करता है कि सत्र कब कब चलेगा, सत्रावसान कब होगा और विघटन कब होगा। इसकी चर्चा आपके भाग 5 के अनुच्छेद 85 में की गई है। और अंतिम भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 बताए ही नागरिकता संबंधी प्रावधान की चर्चा की जाती है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किस में किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है, चलिए बताने की कोशिश करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। मैं 1-2 मिनट का जो है 1-2 सेकंड का पॉज दे देता हूँ। हालांकि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है आपका। 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में लाया गया था। और इसमें क्या किया गया कि जो मतदान की आयु थी, यानी कि आपको वोट देने की जो आयु थी पहले 21 साल थी, उसे अब 18 वर्ष कर दिया गया। एक एक करके देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। और यह 1976 में किया गया था यह संशोधन। और इसके द्वारा क्या किया गया कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में। अब देखते हैं 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू किया गया था। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई थी। और इसके लिए संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जो 10वीं अनुसूची कहलाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उस समय जो है राजीव गांधी जी की सरकार थी। लोग क्या करते थे, मंत्री पद के लालच के लिए, पद के लिए कभी इसमें चले जाते थे, कभी उसमें चले जाते थे। तो जो आया राम गया राम कहावत थी वो यहीं इसी समय बनी थी, कहा जाता है ना, आया राम गया राम। तो यही होता था, कभी लोग इसमें आ जाते थे, कभी उस दल में चले जाते थे। ये चीज़ें बहुत तेजी से चल रही, जिसकी वजह से सरकार में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो जाता था। इससे बचने के लिए दल बदल विधेयक कानून लाया गया। अगला आपका आता है 69वां संविधान संशोधन। अब इसमें क्या किया गया था? 69वां संविधान संशोधन आपका 1991 में लाया गया, 1991 में। 1991 में लाया गया। ठीक है, 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। इसमें क्या किया गया? संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो जो आपका NCR बना वो इसी का शॉर्टकट शब्द है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई, 70 सदस्यों वाली विधानसभा की व्यवस्था की गई। तो ये आपके सारे संशोधन हो गए। एक संशोधन पे ही वीडियो बना देंगे, आपको जल्दी ही एक वीडियो मिल जाएगी जो आज तक सारे महत्वपूर्ण संशोधन 104 अभी तक हुए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, वे सारे आपको मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारतीय न्यायालय के संदर्भ में तो यहाँ देखना है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष है। तो बताइए है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमारी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष है और उसके लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं उसकी स्वतंत्रता के लिए। उस पर किसी तरह उसके कार्यकाल को नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता उनको, जब तक वो पद पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनमें जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। संचित निधि से उनका वेतन वगैरह दिया जाता है जिससे कि उन पर कोई दबाव न दिया जा सके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यह कार्यपालिका और विधायिका का अनुसरण करती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो आपको यहाँ थोड़ा सोचना है क्योंकि ऐसे प्रश्न उलझाऊ बन जाते हैं। तो यह यहाँ तथ्य गलत है। कार्यपालिका और विधायिका का अनुसरण नहीं करती न्यायपालिका। न्यायपालिका पुनरावलोकन करती है, उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, उचित है, अनुचित है, या मौलिक अधिकारों संविधान से संगत है या नहीं है, किस हद तक असंगत है। अगर वह असंगत ठहरता है तो उसको
इनवैलिड करार दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा, तो यह अनुसरण नहीं करती, इसलिए यही ऑप्शन आपका असत्य है, ऑप्शन बी ये आपका असत्य है। उसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायपालिका करती है। तो देखिए यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ए आपका सही है और ऑप्शन डी आपका सही है। संविधान का संरक्षक है, न्यायपालिका कस्टोडियन होती है संविधान जो है संविधान की, ठीक है। लेकिन यहाँ दो कथन गलत हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों गलत हैं। कार्यपालिका और विधायिका का अनुसरण नहीं करती न्यायपालिका, ये सही है, ठीक है, ये सही है। लेकिन ये कह रहा है कि करती है, इसलिए गलत है। दूसरा कह रहा है न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायपालिका करती है, ये गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वो कार्यपालिका विधायिका के अंग होते हैं, तो ये यहाँ पे भी गलत है। एक कॉलेजियम सिस्टम हमारे यहाँ भी है और उसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, स्वयं नहीं करते। हालांकि हाँ वो आलोचना का विषय है, उसमें उनका काफ़ी रोल होता है, अहम योगदान होता है, वो एक लिस्ट बना के देते हैं, उन्हीं में से चुनना होता है, तो ये अलग डिबेट का। लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक ये दोनों तथ्य गलत हैं, ऑप्शन बी और सी ये दोनों तथ्य यहाँ असत्य हैं। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हमारे न्यायपालिका की अगर बात करते हैं तो संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में क्रम पाया जाता है, एक हायरार्की बनी हुई है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, उसके बाद जिला अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो यह एक बनाया गया हायरार्की, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत में से एक है। पंथ निरपेक्ष शब्द के संदर्भ में इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है, तो इसकी यहाँ पे व्याख्या पूछ रहा है। तो यहाँ हम बता रहे हैं, पहला क्या कह रहा है, राज्य किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देगा। क्या यह कथन सत्य है? क्या यह कथन असत्य है? बिल्कुल नहीं। राज्य स्वयं को धर्म के मामलों से पृथक रखेगा। क्या यह इसका अर्थ है पंथ निरपेक्ष का? यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, तो ये कथन असत्य है, असत्य है। भारतीय पंथ निरपेक्ष की अवधारणा सकारात्मक है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसमें सही तथ्य आपका असत्य ढूंढ लेते हैं। तो राज्य स्वयं को धर्म के मामलों से पृथक रखेगा, यहाँ एक तथ्य है, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन सी केवल असत्य है। ये कह रहा, सॉरी यहाँ ये सही है, आपका ऑप्शन बी केवल असत्य है। ऑप्शन बी कह रहा है राज्य स्वयं को धर्म के मामलों से पृथक रखेगा, तो ये गलत है। इसलिए गलत है, यह धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की नकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा है और हमारे यहाँ धर्म की सकारात्मक अवधारणा की चर्चा मिलती है। इसमें ऐसा है कि अगर कोई धर्म के द्वारा, जैसे पाश्चात्य सभ्यता में क्या है, पश्चिमी अवधारणा में क्या है, चर्च जो वहाँ धर्म है मूल रूप से ईसाई हैं, चर्च और राजनीति राज्य के बीच पूर्ण अलगाव है, ठीक है, पूर्ण अलगाव है। यानी चर्च के मामले में राजनीति हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राजनीति के मामले में चर्च हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं वहाँ। तो ये नकारात्मक अवधारणा है, पश्चिमी अवधारणा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सकारात्मक अवधारणा अपनाया गया है। अर्थात अगर आवश्यकता पड़ती है तो राज्य, अगर किसी धर्म का किसी धर्म के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, कोई अल्पसंख्यक धर्म है उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में राज्य वहाँ आवश्यक हस्तक्षेप करती है। और इसके लिए हमारे संविधान में जो है वर्णन भी किया गया। आप अगर देखोगे तो अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद जो है 28 में, अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में, इन सब में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। और धर्मनिरपेक्ष देखिए यहाँ एक ऑप्शन पहला मैं जो है एक्सप्लेन करना भूल ही गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लगा कि ऑप्शन उलझ गए हैं। पहला ही शब्द सही है, पहला तथ्य, राज्य किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देगा, ये हमारे पंथ निरपेक्ष शब्द की परिभाषा है। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा, सभी धर्मों के लिए बराबर कार्य करेगा, सभी धर्मों को बराबर संरक्षण देगा। तो पंथ निरपेक्ष की हमारे यहाँ की मूल अवधारणा है और यह मूल संविधान में शामिल नहीं था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे और उसमें समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और अखंडता था।
ये 3 शब्दों को शामिल किया, इसलिए मूल संविधान में नहीं था। ये तथ्य सही है। भारतीय पंथनिरपेक्ष की अवधारणा सकारात्मक है। ये भी अभी इससे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि हमारे यहाँ सकारात्मक अवधारणा मानी गई है, अर्थात अगर आवश्यकता पड़ता है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा और आवश्यकता नहीं है तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है। और ये आपके किस साल में पूछा गया था? तो ये आपका यूपीएससी मेंस, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में और बिहार पीसीएस प्री में 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसमें बताना है आपको कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो कौन सर्वोच्च है? यहाँ पे संसद सर्वोच्च है। ये ऑप्शन होता है, संसद हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। हालांकि इसके ऑप्शन जो है 2 हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है आप मान सकते हैं विवादित भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधानवाद है और संविधानवाद में क्या होता है कि संविधान में संविधान उच्च होता है। तो ये मैं जो है ऑप्शन देख रहा था जो यहाँ से आया था, जहाँ से प्रश्न उठाया था मैंने, तो उसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो मेरे मुताबिक जो सही है वही इसका सही होना चाहिए, संविधान सही, ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका बी सही होना, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संविधानवाद की बात की जाती है, हमारे यहाँ संविधानवाद की बात की जाती है और संविधान के ऊपर कोई नहीं है, यानी कि संविधान के अंदर ही रह के सबको कार्य करना होता है, चाहे वो संसद हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, सभी संविधान के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू की चर्चा की जाती है और उसके अलावा हमारे यहाँ संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, दोनों अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो एक दूसरे को संतुलित करने की व्यवस्था की गई। संसदीय संप्रभुता की भी बात होती है और न्यायिक सर्वोच्चता की भी बात होती है, और इन दोनों के समन्वय को लेकर हमारे संविधान में डाला गया है। तो हमारे यहाँ कोई सर्वोच्च नहीं है संविधान से, संविधान ही सर्वोच्च है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। तो किस बात से भिन्न है? तो यहाँ पर देखेंगे वास्तविक और नाम मात्र दोनों कार्यपालिका मौजूद होती है। ये हमारे यहाँ भी है, ब्रिटेन में भी। ब्रिटेन में महारानी होती हैं और हमारे यहाँ कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो विधायिका के प्रति होता है, संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का पालन किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल है और किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त मानी जाएगी, तो ये सामूहिकता का हुआ। उसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक हमारे यहाँ भी है, लोकसभा, राज्यसभा और वहाँ भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, ये यहाँ पे विशेष हो जाता है हमारी संसद के लिए। ठीक है, तो हमारी संसदीय व्यवस्था में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई कि अगर संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान से अलग है या कोई संविधान से अलग राय रखता है, संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकती है आपके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान के। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन के संसद के विषय में एक तथ्य कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सारे कार्य कर सकती है। तो यह क्या है कि हमारे यहाँ की एक अनूठी व्यवस्था है। तो यह हमारे 10 प्रश्न रहे विशेषताओं से संबंधित, और आगे चैप्टर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों की प्रकृति बदलती जाएगी और तथ्य भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं।